अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। ईद के बाद अब प्ले फील्ड की गहमा गहमी, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसाइल एथलीट्स के साथ जुड़े हैं। हर शोबा वैसे तो मसाइल का शिकार है, लेकिन एथलीट्स वो हमारे शानदार हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आते हैं, पाकिस्तान का प्राइड हैं, बाहर जाते हैं, हमारा झंडा उठाते हैं और शान से पाकिस्तान के लिए नुमाया परफॉर्मेंसेस देते हैं। कोई भी गेम्स ले लें आप, वर्ल्ड एथलेटिक्स ले लें, अरशद नदीम को ले लें, चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम्स ले लें, ओलंपिक्स ले लें, दुनिया भर में इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स ले लें, पाकिस्तान के नेशनल गेम्स ले लें, ईरान में होने वाली गेम्स ले लें, या दुनिया के किसी भी मुल्क में होने वाली मुख्तलिफ गेम्स ले लें। पाकिस्तान के एथलीट्स कम फैसिलिटीज़, मुश्किल हालात और कम पैसों के साथ, स्पॉन्सरशिप ना होने के बराबर है, कम पैसों के साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ये हाल है एथलीट्स का कि एथलीट्स को अपने शूज़ से लेकर कपड़ों तक की तैयारी, आना जाना बहुत फोकस करना पड़ता है। फेडरेशन, एसोसिएशंस, खेलों से जुड़ी उनके अपने मसाइल, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का अपना मसला, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मसाइल अपनी जगह, वहाँ पर डीजी नहीं ठहरता, एक डीजी ठहरता है तो उसके बारे में कुछ निकल आता है। बहरहाल ये चलता रहता है, लेकिन हमारे खिलाड़ी बड़े शानदार हैं। पाकिस्तान का सरमाया, हमारा फ़ख्र है। फजर ओपन टेक्वांडो चैम्पियनशिप हुई ईरान में और उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया 87 किलोग्राम कैटेगरी में हमजा सईद ने, और दो प्लेयर्स ने वहाँ पे बड़े शानदार तमगे लिए, शाहजेब ने भी लिया, लेकिन हमजा ने गोल्ड लिया। और फिर उसके बाद एक प्रेसिडेंट कप हुआ, वहीं पर 3 वहाँ पर इवेंट्स थे, लेकिन हमारे प्लेयर ने एक में गोल्ड और दूसरे में ब्रॉन्ज मेडल लिया और बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान भर में नेशनल चैम्पियन भी हैं वो, अभी नेशनल गेम्स हुए उसमें भी उन्हें गोल्ड मिला। आर्मी के शोबा यानी डिपार्टमेंट उनका आर्मी है, आर्मी से वो खेलते हैं। आज बड़ी डिटेल बात होगी टेक्वांडो गेम पर। टेक्वांडो के लिए एक तो हम इसको हमेशा वर्जिश के तौर पे लेते हैं, या फिर हमारे यहाँ देखा गया कि बच्चों को कुछ दिन के लिए अगर कहीं इंगेज करना हो तो बच्चों को जूडो कराटे या टेक्वांडो वगैरह के मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ करवा दिया जाता है। पर ये एक प्रॉपर गेम है, पूरी दुनिया में इस गेम को बड़ा सीरियस लिया जाता है। दुनिया भर में इसके मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसके अंदर हम वूशू है, जूडो कराटे है, टेक्वांडो है, मार्शल आर्ट्स है, लातादाद मैं इस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन टेक्वांडो एक अलग फील्ड है और इस पर हम ज़रा करेंगे आज बात। हमजा सईद ने ही हमें ज्वाइन किया, हमारे नेशनल चैम्पियन, हमारा प्राइड है, और फजर ओपन टेक्वांडो चैम्पियनशिप जीत कर आए, गोल्ड मेडल हासिल किया हमारे लिए। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमजा? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। हमजा, थैंक यू यार, आपने ज्वाइन किया। एक तो पहले बहुत मुबारक हो, हम थोड़ा लेट हो गए, वरना मुझे बहुत पहले आपके साथ प्रोग्राम करना चाहिए था, अब थोड़ा नहीं सा नहीं। लेट हो गया, इस पे हमारी भी माजरत। एक तो माशाल्लाह बहुत मुबारक, गोल्ड लिया आपने एक में और दूसरे इवेंट में आपने ब्रॉन्ज लिया। मतलब आप खाली हाथ नहीं आए दोनों में, माशाल्लाह से खैर मुबारक आप आपको भी। मेडल लेकर आए। बिल्कुल, ये हमारे सारों के लिए मुबारक की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं और पाकिस्तान कलर है आपके पास। हमजा, कहाँ से स्टोरी शुरू करें यार? क्या मतलब कैसे टेक्वांडो की तरफ कैसे आना हुआ? पाकिस्तान में तो हर कोई क्रिकेट का बोलबाला है, क्रिकेट खेलता है, बाकी गेम्स तो मुझे लगता है बेचारी परेशान होती जा रही हैं, वहाँ एथलीट्स की कमी होती जा रही है। आपने टेक्वांडो चुनी और माशाल्लाह से आगे बढ़ते बढ़ते आप इस मकाम पर पहुंचे, तो टेक्वांडो कैसे चुनी? ताइक्वांडो में बचपन में जिस तरह सबके वालदेन उनको डाल देते हैं कोई ना कोई चीज़ में मशगूल रखने के लिए, तो वो मेरे दादा थे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे डाला था एक समर के लिए खाली। तो वो जारी रहा, उसके बाद साल भर मैं करता रहा। तो बचपन में तो हम लोग यानी कि जिस तरह क्लब में करते हैं बच्चे, अब यानी कि टाइम पास होता है या तो फिटनेस होती है, मतलब ये कि करते टाइक्वांडो थे। लेकिन ये कि जिस तरह बचपन में करते हैं, हमारा कंपटीशन की तरफ कोई खास रुझान नहीं था। तो बचपन तो काफ़ी हद तक मैंने पूरा टाइक्वांडो करते करते गुजारा है, हफ्ते में 2 दिन क्लब में। उसके बाद जब 2016 में मैंने पहली मर्तबा जो है कंपटीशन की तरफ आया हूँ, नेशनल लेवल के और सूबाई लेवल के। तो पहली दफ़ा मैंने नेशनल जो है 2016 में खेली थी और उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। और उसके बाद से फिर कंपटीशन टाइक्वांडो के मैंने खेलना शुरू किया पाकिस्तान की सतह पे, फिर रफ्ता रफ्ता करके इंटरनेशनल की तरफ आए थे। 2016 से प्रोफेशनल सफ़र शुरू हुआ। अच्छा ये बताएं, जूडो कराटे क्यों नहीं? पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा रुझान ही जूडो कराटे का है। बच्चे जब दाखिला करवाया जाता है तो जूडो कराटे को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। अब
असल में जूडो एक अलग चीज है, कराटे एक अलग चीज है। अब वो आई नो हमारे मैं यहाँ दोनों पर अलग अलग प्रोग्राम कर बिल्कुल, चुका हूँ, इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पर जी पाकिस्तान में बिल्कुल। लोग यही कहते हैं कि पाकि जूडो कराटे। वो जी हाँ। जूडो कराटे और वो सारे मार्शल आर्ट्स को एक ही में मर्ज करके बोल देते हैं कि जी वो जूडो कराटे है। अब जूडो अलग स्पोर्ट है, कराटे अलग स्पोर्ट है। वो जिस क्लब में मैं जाता था वहां पे ताइक्वांडो करा रहे थे, और ताइक्वांडो जो है वो काफी स्कूलों में भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो और वो ड्रेस वगैरह भी वही होता है, कराटे की तरह ही होता है, तो सबका परसेप्शन जो होता है वो यही होता है कि जी ये जूडो कराटे ताइक्वांडो सब एक ही चीज है। तो लिहाजा मैं ताइक्वांडो में दाखिल हो गया। ये अच्छा है। अच्छा ये बताएं हमजा, जब आपने स्टार्ट किया प्रोफेशनल से पहले की जी अगर मैं बात करूं, तो प्रोफेशनल अपना करियर स्टार्ट करने से पहले कितना सीरियस लिया आपने इस गेम को? आपने सोचा था कि मैं इसी में अपना प्रोफेशन चुनूं, इसी में आगे बढ़ूं और डिपार्ट भी मिल जाएगा? खैर डिपार्ट में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सोचा था कि इसी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे? बहुत अरसे तक तो इस तरह नहीं सोचा था। बचपन में बस एक चीज थी जो हम करते आ रहे थे, और वो हमारा शौक था, और वो हमें इंजॉयमेंट मिलती थी उस करने से, जिस तरह ज्यादातर आवाम को या जिस तरह ज्यादातर बच्चों को मिलती है क्लब जाके। तो जिस तरह कोई भी गेम खेलने में, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह वगैरह खेलने में जो लोगों को एंजॉयमेंट मिलता है। फिर जब मेरे कोच ने पहली मर्तबा मुझे जो है नेशनल खिलाई, तो मुझे यानी कि अंदाज़ा हुआ कि मेरा पोटेंशियल कितना है, और मैं इसको अच्छी सतह पे कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी मोटिवेशन मेरे अंदर मजीद पैदा हुई। फिर टीवी पे भी मैं ये कि अलग अलग मार्शल आर्ट्स को देखता था, यानी कि आपका यूएफसी हो गई, और ये कि आपकी दूसरे ओलंपिक गेम्स हो गए, इसमें बॉक्सिंग हो गई, अलग अलग चीज़ें। तो इनको देख के भी मोटिवेशन होती थी। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर जो है रुझान जो है मेरा, यानी कि इसके अंदर प्रोफेशनल कंपटीशन की तरफ आना आना शुरू हुआ फिर। अच्छा हमजा, हमारे यहाँ काफ़ी सारा, एक तो यही जूडो और कराटे को अलग अलग करना ये भी बड़ा मुश्किल बात है। चले हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हम काम कर रहे होते हैं हमें पता होता है, लेकिन लोग समझते हैं जूडो कराटे शायद एक ही टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह इसके बहुत सारे और कंपोनेंट्स, जिसके मैंने जिक्र किया कि वुशु है, फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स है, किक बॉक्सिंग है, जी जी जी। अब तो मिक्स मार्शल आर्ट्स भी शुरू हो गया बड़ा। तो आपने सोचा कभी कि टाइक्वांडो से हटकर भी, क्योंकि तकरीबन मिलती जुलती फॉर्म्स हैं, आप उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं, तो वुशु स्टाइल या कंग फू, जैसे कि किक बॉक्सिंग कह लूँ मैं, इस स्टाइल पे भी कोई काम करने की कोशिश की? जी, मैं किक बॉक्सिंग 2017 में खेला हूँ कराची में, लोकल लेवल पे 1 साल मैंने खेली है। उसके बाद फिर मेरी तवज्जो है वो ज़्यादा ताइक्वांडो की तरफ मैंने माइल कर ली, क्योंकि फिर जाहिर बात है किसी एक चीज़ में अगर आपने अच्छा होना है तो सारी तवज्जो आपको फिर उसी तरफ देनी पड़ती है। हम्म, ये बात तो ठीक है। किक बॉक्स के वन रूल्स के मैंने जो है 2 से 3 फाइटें मैंने कराची में की हैं लोकल लेवल पे। अच्छा, 2 से 3 फाइट्स आपने लोकल लेवल पे इसमें भी किया? वाह वाह, ज़बरदस्त, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा जी जी। हमजा ये बताएं, अब हम ज़रा शुरू करें प्रोफेशनल से। प्रोफेशन में जब आए तो कोई ज़रा अगर मेमोरीज याद हो, क्या रहा, किससे पहला मैच हुआ, या किस किस्म के हमारा स्टैंडर्ड क्या था उस इवेंट का? ज़ाहिर है नेशनल लेवल गेम्स के इवेंट्स का मुझे तो अब पता है, फिर भी ज़रा आपसे जानना चाहें तो ज़रा बेहतर होगा। प्रोफेशनल में भी अलग अलग सतहें होती हैं। जिस तरह आप अब गेम्स के भी जब आपसे कोई भी क्वेश्चनर भरा जाता है, जिसमें ये एशियन गेम्स या कोई भी ये जो गेम्स होती हैं, इस्लामिक गेम्स वगैरह वगैरह, इसमें आपसे हमेशा पूछा जाता है कि किस लेवल के या किस कैलिबर के आप एथलीट हैं। उसमें फिर ये कि प्रोविंशियल आता है, नेशनल आता है, फिर नेशनल के बाद इंटरनेशनल आता है, और फिर इंटरनेशनल में भी मतलब है कि यानी कि आप कैसे डिविजन हो सकती हैं, यानी कि लेकिन आमतौर पर इंटरनेशनल के बाद सबको इंटरनेशनल में शुमार करते हैं। हम्म। तो प्रोफेशनल कहिए या मतलब उसको कहिए कि फुल टाइम एथलीट, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आई, यानी ट्रांजिशन। शुरू में जाहिर बात है कि नेशनल के लिए जब तैयारी होती है तो साल में हमारी ताइक्वांडो में तो एक आधी नेशनल होती है, हाँ, और उससे बहुत बड़े कम होते हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत होते इवेंट्स हैं। कम होते हैं, बहुत कम आपको इस पे जी पहले प्रैक्टिकल इवेंट्स का मौका मिलता है नेशनल से पहले। ये बात सही है आपकी। जी। तो वो यानी कि उस तर्ज की फिर तैयारी रहती है, यानी कि दिन में फिर ट्रेनिंग में आपको आपकी ट्रेनिंग जो है वो सीरियस होती है, अलग किस्म की होती है क्लब प्लेयरों से, या ज्यादा होती है। उसमें मजीद चीजों की क्या नाम है इजाफा बहुत सारी चीजों का होता है, जो आप शायद नॉर्मल प्लेयरों को नहीं करवाते। नॉर्मल जो लोग वैसे प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को आप वो नहीं करवाते। और ड्यूरेशन भी बहुत लंबी लंबी हो जाती है। फिर बजाय 1 घंटे की क्लास के वो 2 घंटे की ट्रेनिंग एक टाइम होती है। और फिर जैसे जैसे आप नेशनल लेवल पे पहुंच जाए, इंटरनेशनल लेवल हो जाते हैं, तो फिर 2 टाइम 3 टाइम ट्रेनिंग होती है आपकी, सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, इस तरह करके।
तो नेशनल में पहली मर्तबा जब मैं उतरा था, मेरे पहले इस्लामाबाद से मैच आया था, फिर पुलिस से आया था, इस तरह मेरे अलग अलग 2-3 डिपार्टमेंटों से और सुबह से आया था मैच। उसके बाद जो है फिर 2022 में मैं फिर दोबारा, मुझे नेशनल खेल 19 में खेलने का मौका मिला था। उसमें भी मेरा एयरफोर्स से मैच आया था, वापडा से आया था। और फिर 22 में जब मैं पहली दफा गोल्ड हुआ नेशनल में, उसमें भी मेरा मुख्तलिफ सूबों से, फिर वापडा से, इस तरह करके मेरे मैचेस आए हैं। अच्छा यार हमजा, अगर मैं आपसे बात करूँ स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड कैसा है हमारी नेशनल गेम्स का? प्लेयर्स कैसी तैयारी के साथ आते हैं? आपके ओपोनेंट जाहिर है अच्छे भी बहुत सारे आए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार शायद कम तैयारी है इनकी। जाहिर है डिपार्टमेंट्स अलग खेलते हैं, सूबे अलग खेलते हैं, तो ये बड़ी बिल्कुल। एक बड़ा मामला है ना। तो क्या तैयारी कैसी होती है हमारी नेशनल गेम्स की? गेम्स की हो गई, चैंपियनशिप्स की हो गई, अमूमन तैयारी कुछ प्लेयरों की सही होती है और कुछ प्लेयरों की जो होती है वो इतनी, यानी कि अव्वल तो खैर ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। कई मरतबा वो चैंपियनशिप या गेम्स लेट अनाउंस होती हैं, तो तैयारी का लोगों के पास टाइम कम होता है। लेकिन खैर एक अच्छा प्लेयर तो साल भर वैसे ही तैयारी में रहता है। लेकिन क्या नाम है उस चीज का, सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करती है बात कि अगर टाइमिंग का, और मतलब ये क्या, जैसे आपको मालूम होगा ये 34th की जो नेशनल गेम्स हुई है, ये बहुत अरसे बाद हुई है। यानी कि ये इसकी अनाउंसमेंट पहले हो गई थी कोविड से, उसके बाद कोविड की वजह से जो है 3-4 साल डिले हो गई। ऐसे ही है गालिबन। तो बिल्कुल ठीक बात है, उसमें तो काफ़ी कुछ डिले हुआ, बल्कि उसमें तो क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स भी डिले हो गए कोविड के दौरान। जी जी बिल्कुल। वो और मतलब इससे पिछली जो 33rd नेशनल गेम थी, वो भी तकरीबन तीन जी। चार साल इस तरह डिले होती रही है। तो ये मसाइल अव्वल तो तैयारी में लोगों को अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपका इवेंट कब है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर ही नहीं सकते। मतलब ये कि आपके पास कोई टाइमलाइन नहीं होता कि मैं कब तैयारी शुरू, मतलब अ, करनी है, और मतलब इसको हमने इख्तिताम तक कब लाना है इवेंट से पहले। पहली चीज तो ये है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो खुद अपनी तैयारी साल भर जारी रखें, जिसमें से बहुत सारे जो करते हैं वो तैयार नजर आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो साल भर ट्रेनिंग में नहीं रहते। तो उसकी वजह से फिर उनकी फिटनेस वगैरह जो होती है वो जो है ना इतनी खास नहीं होती, खासतौर पर जब वो नेशनल में आते हैं, जिसकी वजह से फिर परफॉर्मेंस भी इतनी इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, उस्ताद का बड़ा काम होता है हमज़ा, जब आपके ट्रेनर्स कोचेज़ जी जी इनका बड़ा काम होता है। क्या समझते हैं आपकी लाइफ में जो प्रोफेशनल लाइफ है? फिर हम ज़रा डिपार्ट पर भी जी। आएंगे कि आपको डिपार्ट कैसे मिला, क्योंकि बड़े कम लोग हैं खुश नसीब जिन्हें मिल भी जाता है। अच्छे एथलीट्स को तो बेचारों कई हैं जिनको नहीं भी मिल पाया और फिर उनके करियर्स ख़त्म हो गए, क्योंकि जब तक आप कमाएंगे नहीं, आपको रोज़गार नहीं होगा, जाहिर है पाकिस्तान में ऐसा ही है, फिर आप खेल भी नहीं सकते। तो पहले ज़रा हम कोचेज़ पे बात करते हैं। कोचेज़ में किस किस का रोल ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आज जहाँ खड़े हैं वहाँ इन इन कोचेज़ इन इन ट्रेनर्स का रोल है? बुनियादी जो मेरे कोच हैं वो कराची में सर अखुनज़ादा हैं। वो मेरे ताइक्वांडो के कोच शुरू से ही हैं, और उन्होंने हमें जो है ना, यानी कि इस तरफ लाए कि हम कंपटीशन के अंदर, यानी कि compete करने वाला जो माइंडसेट है वो उन्होंने पैदा किया मेरे अंदर। और मेरे भाई भी जो है वो भी नेशनल चैंपियन रह चुका है, अब वो टाइक्वांडो में नहीं है, रिटायर कर चुके हैं। तो हम लोगों के अंदर जो वो कम्पिटिटिव माइंडसेट था, और ये कि खुद पर यकीन, सेल्फ बिलीफ, वो हमारे अंदर लेकर आए कि हम लोग ये करने के लायक हैं, करने के काबिल हैं। वरना 99% जो लोग होते हैं वो क्लब में ही आते हैं और क्लब से ही वापसी, फिर वो कुछ अरसे बाद छोड़ देते हैं गेम को, चले जाते हैं, कोई और चीज में लग जाते हैं, किसी और खेल में लग सही जाते हैं। बात है। उस उसके बाद फिर हम लोग इस तरह करते करते मेरे उस्ताद ने, मतलब ये कि हम लोग को, यानी कि कोच किया, और मतलब ये कि यकीन दिलाया। सबसे बड़ी बात कोचिंग तो फिर बाद में हमने अलग अलग चीज, उस्तादों से इंसान अलग अलग चीजें सीखता है। तो वो हो गए। फिर हमारे जो उस्ताद की भी उस्ताद हैं सर नदीम इस्फानी, उन्होंने हम लोग को कोचिंग दी, और हम लोगों को क्या नाम है उस चीज़ का, जो टाइक्वांडो की जो बेसिक्स हैं वो सारी हम लोगों की दुरुस्त की, जिसकी वजह से फिर हम लोग आगे बढ़ सके। अच्छा ये बताएं हमजा, एक तो आपके हर गेम में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, कोई अच्छा प्लेयर आपको पसंद होता है। किसको समझते हैं आप अपना रोल मॉडल? क्या यार मुझे ये प्लेयर पसंद है, या ये खिलाड़ी ताइक्वांडो की फील्ड या आपकी जितनी फील्ड से मिलती जुलती फील्ड हैं उसमें से कोई एक हो जिसको आप समझते हो यार ये मेरा एक हो सकता है कि मैंने इस तरह का गोल अपने लिए सेट करना है लाइफ में? प्लेयर्स तो बहुत सारे अच्छे गुजरते हैं, और क्या नाम है उस चीज़ का, चंद ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा फिर अचीव करते हैं एक फील्ड के अंदर, ये आपको जाहिर है, आपको मालूम है। तो अभी जो करंट रशियन टीम का प्लेयर है वो माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। उसको देख के जो है वो, यानी कि मोटिवेशन होती है कि जी इस जैसा जो है, या इसकी तरह कुछ थोड़ा भी कर लें तो वो भी क्या नाम है उस चीज़ का
अच्छा होगा। अच्छा, काफ़ी सारी जगह पर ये भी देखा गया है हमज़ा, जब आप कोचिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, इंटरनेशनली आपने कंपटीशन किया, तो क्या फ़र्क लगा उन प्लेयर्स में और अपने आप में? या लगा कि आप उनसे बेहतर हैं, वो आपसे कम? क्या मतलब आपने माशाल्लाह गोल्ड लिया, नो डाउट, वो आपकी अपनी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसमें नो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन एक ट्रेनिंग, एक उनकी फ़िटनेस, एक उनकी डाइट, फिर दूसरा उनकी जो प्रोजेक्शन होती है पूरी लाइफ़ की, वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो क्या आपको कोई फ़र्क लगा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ फाइट करके? इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये कुछ साल जो गुज़ारे हैं, एक्सपीरियंस हासिल हुआ है खेल-खेल के बाहर, और ट्रेनिंग भी फिर की है इसके इसके साथ-साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एबिलिटीज़ खुद अपने बारे में अगर महसूस करूँ, और हमारे दूसरे प्लेयर्स भी, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस सतह पे आ गए हैं और आ चुके हैं कुछ अरसे से, कि हम लोग अब इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स के साथ हम लोग आराम से कम्पीट कर सकते हैं, और हम लोग की एबिलिटीज़ जो है वो सबसे अच्छी हैं, बराबर हैं, यानी कि हम लोग उस लेवल के प्लेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ये तो आपने वैसे बड़ा हौसला दिया मुझे हमजा, ये बात कह के अच्छा लगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आप कंपटीशन के लिए तैयार है। वरना अक्सर ये देखा है कि यार सहूलतें बहुत है ना दुनिया में, सारों को बहुत सहूलतें हैं, और हाँ, ईरान तो बहुत सहूलत देता है अपने एथलीट्स को, और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर अब फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल, अब वो सहूलत हम में और उनमें जो मेन फ़र्क है वो सहूलियात का ही है। हमारे प्लेयरों में माशाल्लाह से यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। फ़िज़िकली तौर पे भी हमारी कौम, हम लोग उतनी ही ताकतवर हैं, और मेंटली तौर पे भी अगर हम लोग देखा जाए तो 90% लोग ज़्यादातर सेम होते हैं। वो 5% होते हैं जो बहुत आगे जाके फिर जो एलीट लेवल पे परफ़ॉर्म करते हैं। एलीट से मुराद है कि फिर जो, यानी कि बहुत हाई लेवल पे परफ़ॉर्म करते हैं, हर जगह जिनके मेडल गोल्ड होते हैं। ले तो हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान के लोगों में कोई कमी नहीं है। सहूलियात जो है उसमें फ़र्क आता है, जिसकी वजह से फिर हम लोग को रिंग के अंदर या मैट के ऊपर या जहाँ पे भी हमारा गेम होता है, वो आपको बाकायदा तौर पर नज़र आता है कि ये सहूलियात ना फ़राहम होने की वजह से क्या-क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। वो एबिलिटी में आपके सामने, आँखों के सामने नज़र आती है वो चीज़। अच्छा, जब आप ज़ाहिर है कि बाहर कंपटीशन में उतरते हैं हमज़ा, तो आपको एक चीज़ ज़ाहिर है, ये चीज़ बड़ी खलती होगी कि यार आप देखें उनके प्लेयर्स कहाँ से तैयार होकर आ रहे हैं, उनका कोचिंग स्टाफ होता है बिल्कुल अलग, 4-5 बंदे एक बंदे के साथ लगे हुए होते हैं, उसका मसाजर होता है, उसके दीगर सारा कुछ, और आपके साथ शायद एक आधा बंदा होगा या एक भी नहीं होता, वो 4-5 लोगों के साथ एक होता होगा टीम के साथ पूरी के। तो ये फ़र्क तो ज़ाहिर है आपको वहाँ लगता तो है, ऑब्वियसली ये नज़र आता है। फिर जब रिंग में उतरते हैं, तो क्या ज़हन में हुआ कभी ऐसा कि यार ये इनकी फैसिलिटीज़ या इनकी कोचिंग स्टैंडर्ड्स या इनकी जो मशीनरी है या ट्रेनिंग, इनका जो एरिया है वो हमसे बहुत अच्छा है, तो कहीं हमसे बहुत सुपीरियर प्लेयर्स ना हो? नहीं, वो जब आप एक दफ़ा आपका मैच स्टार्ट हो जाता है, फिर तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो वो तो फिर आप मैच पे फ़ोकस करते हैं। अलबत्ता इंसान अपने आप के अंदर अगर कभी ऐसी कोई चीज़ की कमी हो, जिसकी वज़ह से आपकी ट्रेनिंग इम्पैक्ट हुई हो, वो फिर आप महसूस करते हैं मैच के दौरान जब, तो अगर आपकी डाइट मिसाल के तौर पर ठीक नहीं रही थ्रू आउट ट्रेनिंग के, तो आपकी फ़िटनेस में फ़र्क होगा, तो वो आपको महसूस करवाएगी। वो आपको मैच के अंदर महसूस होगा कि मेरी फ़िटनेस जो है ना, वो अगले की फ़िटनेस या स्ट्रेंथ जो है मुझसे ज़्यादा है, और मेरी जो है वो कम है। उसकी वजह आपको फिर पता लग जाती है कि भाई या तो डाइट में कमी थी, या कोई लिविंग कंडीशन सही नहीं थे, या कोई ऐसी चीज़, तीसरी चीज़ ट्रेनिंग में कोई मसला था, ट्रेनिंग के अंदर फैसिलिटी सही नहीं थी, या ट्रेनिंग प्रोग्राम दुरुस्त नहीं था, वगैरह-वगैरह। तो ये चीज़ तो है मैच के दौरान ही इंसान के दिमाग में तो बहरहाल नहीं आती, लेकिन अगर कोई चीज़ में कमी पेशी होती है, तो वो आपका जिस्म आपको महसूस ज़रूर करवा देता है। हुँ। अच्छा, डाइट के हवाले से भी बात करें अगर हम साहब, क्या डाइट प्लान्स होते हैं? और डाइट पर कितना ज़्यादा आप फ़ोकस रहते हैं? आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये डाइट लेनी चाहिए, ये डाइट नहीं लेनी चाहिए, ये मुझे मोटा कर रही है, फैट्स बढ़ा रही है, या चुस्ती, आपकी फुर्ती उसमें कमी आ रही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का। डाइट का 2-3 चीज़ें होती हैं। अव्वल तो जिस तरह ये जो आपकी जितनी दीगर कंट्रीज़ हैं, ईरान, उज़्बेकिस्तान वगैरह-वगैरह, जिसका भी आप नाम ले लें, इन सब के पास तो इनकी टीम के साथ ना ये सहूलियात मौजूद होती हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होता है इन लोगों के पास। तो ये लोग उनको, यानी कि इस हवाले से गाइड कर सकते हैं कि जी, आपने अगर किसी वेट कैटेगरी में रहना है, तो आपने अपनी डाइट को किस तरह लेके चलना है, ताकि आप उस वेट के को मेंटेन कर हुँ। सकें। और उसके अलावा ओवरऑल, यानी कि कौन-सी चीज़ें हैं वो जो आपको फ़ायदा देंगी, आपके लिए ज़रूरी कौन-से न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या प्रोटीन है, आपके लिए कौन-सी चीज़ किस वक़्त ज़्यादा ज़रूरी है, दिन के किस टाइम आपने कौन-सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन-सी चीज़ कम खानी है। तो ये सारी चीज़ें तो उनके पास, यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, प्रोफ़ेशनल्स हो गए, उनको गाइड करते हैं उन प्लेयरों को।
फिर दूसरी चीज़ ये कि प्लेयरों को खुद भी चाहिए और प्लेयर करते भी हैं कि अपने आप को इस हवाले से थोड़ा अवेयर रखें, पढ़ें इस चीज़ के बारे में। अब तो नेट के ऊपर हर चीज़ मतलब दस्तयाब है, आप इंफॉर्मेशन हर जगह से हासिल कर सकते हैं कि एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट या मेरे स्पोर्ट के हवाले से कौन सी चीज़, कौन सी जो यानी कि कहीं किस तरह के खाने हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे फ़ायदा देंगी और मेरे लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा, एक एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। हम ज़रा डाइट पर थोड़ी सी डिटेल बात और करेंगे, क्योंकि अक्सर ही होता है कि राइट डाइट का बड़ा फिनोमेना आजकल दुनिया में, और डाइट को अब एक स्पोर्ट्स साइंसेस का अहम हिस्सा समझा जाता है। इंजरीज से भी ये चीज़ जुड़ी है। जब आपको इंजरीज होती हैं तो उसमें क्या डाइट लेनी है, क्योंकि जब आप ऑन बेड हो, कोई ये गेम ऐसी है कि इसमें इंजरीज होती हैं, फिर बेड पे जाते हैं प्लेयर्स तो उनका वेट बहुत बढ़ जाता है। जैसे हमने पलवशा का कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू किया, पाकिस्तान की शानदार बैडमिंटन प्लेयर, वो बहुत परेशान हो गई। उनको लोगों ने कहा आप कभी हुँ। वापस नहीं आ सकते। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर करते हैं बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, अच्छा, मैंने जिक्र किया था हमजा पलवशा का, जाहिर है बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह पाकिस्तान का। इवन माहूर माहूर पाकिस्तान बैडमिंटन की ओलंपियन है हमारी। और ये लोग जब इंजर्ड हुए तो मेरी इंजरी के दौर में भी इनसे बात हो रही थी, उस पूरे टेन्योर में ऑन बेड थे। बड़ा मुझे दुख होता था कि लोग जा जा के कहते थे अब तो आप वापस नहीं आ सकते, आपका वेट बढ़ रहा है। डाइट बड़ा मसला है। पहले डाइट पे, फिर इंजरीज पे हम बात करेंगे। डाइट का मामला हमजा ये होता है कि आप खुद से तो चले, अब आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, ले रहे हो, लेकिन क्या ऐसा है पाकिस्तान में जो टेक्वांडो फेडरेशन है, पाकिस्तान टेक्वांडो फेडरेशन, उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है, या फंड्स की कमी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, पर क्या कोई मैकेनिज्म है ऐसा कि बताते हो कि यार ये राइट डाइट है, ये राइट डाइट नहीं है, इस पर पूरा प्लान है, पूरा साल इस पर रहना है, फिर उसके बाद वेट चेक किया जाता हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म है? फेडरेशन देखिए अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल ये है कि हमारे पास फिलहाल तो किस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। और ये फिर प्लेयरों की अपनी ज़िम्मेदारी होती है फिलहाल कि वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। लेकिन एक प्लेयर, कईयों की एजुकेशन ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है, कई लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होती है, कई लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, कईयों का नहीं होता। तो वो कोई गारंटी नहीं है कि अपने आप को आप कंट्रोल कर सकें इस हवाले से। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई प्रोफेशनल हो जो स्पोर्ट्स के साथ एक्वेंटेड हो। एक तो आम न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि वैसे दीगर मसाइल को देखते हैं, फिर एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट अलग होता है जो हम्म। कि खास तौर पे एथलीट्स के साथ जो है वो, और एथलीट्स की जो जितने प्रॉब्लम्स और जितनी सारी यानी कि आपकी स्पेशल नीड्स होती है ना एथलीट्स को, उनको समझता है। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह का प्रोफेशनल मौजूद हो जो कि प्लेयरों को फिर गाइड कर सके, क्योंकि ये सारे जो जिस तरह आप बता रहे थे कि इंजरी पे अगर कोई हो, बेड रेस्ट पे जाना पड़े, तो वो किस तरह अपनी डाइट को एडजस्ट कर सकें कि उनका वेट अगर रहे, और अगर वेट बढ़ भी जाए तो वापस ट्रेनिंग में आए तो वो किस तरह वापसी नॉर्मल हो जाए। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशनिस्ट और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट खास तौर पे जो बंदा क्वालिफाइड हो इस चीज़ के लिए वो समझा सकता अच्छा, है। ये एक अगर खुद प्लेयर है से जिसकी करें हमजा, तो ये तो बड़ा महंगा होता जी होगा यार, खुद से लेना, किसी से ऐसी कंसल्टेशन लेना, ये तो बहुत महंगा है। और न्यूट्रिशनिस्ट तो बहुत पैसे चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये चीज़ तो फिर अब अगर प्लेयर के ज़िम्मे लगेगी तो उसके जेब से बेचारे की खर्च तो जाएगा फिर। इंजरी में पलवशा ने अपनी जेब से बहुत ज़्यादा खर्च किया। फिर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले ही वो हमारे साथ थी प्रोग्राम में, और बड़ी हिम्मत दिखाई। हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं, अरशद नदीम इतना बड़ा हमारा एथलीट है, बेचारे के पास जेवलिन ही ठीक नहीं था, अब जाके उस पर कोई काम हो रहा है और वो दुनिया भर से हमारे लिए मेडल्स ला रहा है। अच्छा, ये बताएं, 88 में पहली बार टेक्वांडो को ओलंपिक्स ने रिकॉग्निशन दी, उसके बाद 2000 के बाद से तो ये फुल स्पोर्ट मेंबर भी है। पाकिस्तान हाँ का जी। ओलंपिक्स में क्या किरदार है हमजा, कितना किरदार है, क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं ओलंपिक्स को लेकर? ताइक्वांडो के हवाले से जी। या जनरली? नहीं, टेक्वांडो के हवाले से। ताइक्वांडो के बहुत अच्छा चांस है हमारा। ओलंपिक क्वालिफाइज होता है वो, अल्लाह का शुक्र है हमारे लेवल के प्लेयर्स हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये कि सेल्फ बिलीफ की बात है हमारे प्लेयर्स के पास, हम लोग के पास। अगर कोई एक बड़ी चैंपियनशिप में हम लोग अचीव करें कुछ, तो वो जो बिलीफ आता है उसकी वजह से ना फिर ये कि उसके ज़रिए इंसान अपने आप को नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, तो एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पे बंदा पैर रख सकता है फिर। अच्छा, तो लेकिन हमजा ओलंपिक्स के लिए फिर रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी, और फिर उसके लिए फिटनेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा, ट्रेनिंग बड़ी अप टू द मार्क, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास यहाँ पर? आपकी कोचिंग कैसी हो रही है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है? हमारी कोचिंग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कोच जो हैं मिस्टर यूसुफ करामी, वो ईरान से हमारे पास गुज़िस्ता 2 सालों से हैं, और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के पास। और वो जो है ईरान में वो ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, और वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं 2 मरतबा, और मल्टीपल टाइम एशियन चैंपियन भी हैं।
तो हमारे कोच बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग को उनके ज़रिए बहुत जो है गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त मिलती है, और उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम और पैटर्न जो है हम लोग को वो हम लोगों के लिए जो तैयार करते हैं, उसके ज़रिए हम जिस प्रोग्राम पे चलते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें जहाँ जो रुकावटें आती हैं, वो हमारी जो है ना फैसिलिटीज़ और इन चीज़ों की वज़ह से आती हैं कि अगर तो हमारे पास इक्विपमेंट कभी-कभार अवेलेबल नहीं होता, या हमारे पास जो है वो फैसिलिटी जो है जिम वगैरह जिस तरह हो गया, उसमें कोई कमी पेशी होती है। इस तरह की चीज़ों में हम लोग को रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं ज़्यादातर। ओके, ये बात सही है क्योंकि ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आपकी तो गेम ज़ाहिर है एक तरफ रह जाएगी, घर पे तो आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते। मैं अगर सवात से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा का ज़िक्र करूँ, आयशा अयाज़ 11 साला बच्ची, और कमाल की वो एथलीट, और गोल्ड मेडल उसने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में भी लिया टेक्वांडो का। इसी तरह का बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे पास, फीमेल्स में भी मेल्स में भी। आपके नेशनल सर्किट में हमज़ा, आपको क्या लगता है कितने कॉम्पिटिटर्स हैं जो तैयार हैं आप जैसी गेम, या बहुत स्किल्ड, हाईली स्किल्ड टाइक्वांडो के प्लेयर्स हों, मेल फीमेल दोनों, कितनी स्ट्रेंथ है हमारे पास? अंदाजन, मतलब एग्जैक्ट ना भी हो, अंदाजन। हमारी यानी कि पूरी टीम 8 मेल और 8 फीमेल की टीम में तैयार हो सकती है। ठीक। जिस तरह यानी कि नेशनल स्क्वाड जिसको कहते हैं पूरा-पूरा, अच्छे प्लेयरों के साथ-साथ। यानी कि जितने इतने प्लेयर्स मौजूद हैं, उसके अलावा जो है वो जो दीगर प्लेयर्स हैं जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो फिर उनको स्काउट करके लाने की ज़रूरत है। वो आए नेशनल कैंप में आके उनको ट्रेनिंग की उनको मज़ीद ट्रेनिंग दी जाए, उनको जो गलतियाँ हैं, उनकी जो यानी मिस्टेक्स हैं, उनको दूर किया जाए। तो टैलेंट पूल अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में है। उसमें 2-4 जो रुकावटें आती हैं, वो जिसकी वजह से फिर प्लेयर्स को या तो ये कि फाइनेंशियल इश्यू होता है, या फिर एजुकेशन का मसला होता है सबसे बड़ा, कि जी एजुकेशन के साथ-साथ जो है बहुत सारे लोग स्पोर्ट के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। और तीसरी चीज़ ये कि फिर या तो लॉजिस्टिक्स का मसला होता है कि जी इस्लामाबाद नहीं रह सकते आके, हम्म। इस तरह की कोई मसला होता है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर ये कि रुकावटें पैदा होती हैं। ज़ाहिर है, ये आपने बड़ा सही कहा, लॉजिस्टिक्स का मसला, फिर आपकी फैसिलिटेशन जो सेंटर्स हैं उसका भी बड़ा मामला, कि वो किस हद तक इक्विप्ड है, किस हद तक एडवांस्ड हैं। जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हमज़ा, कितना इक्विप्ड है, कितना एडवांस है? और ज़ाहिर है आप तो बाहर भी हुए हैं, बहुत सारे आपने इवेंट्स बाहर खेले और मेडल्स भी समेटे, तो कितना फ़र्क लगता होगा, या हमारे भी उतने ही इक्विप्ड हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गेम ज़्यादातर प्राइवेटली रन हो रहा है, कोई इसकी सरपरस्ती कर उस जी, तरह जी। से रहा नहीं है। जहाँ तक क्लब की बात होती है, उसमें तो सामान बहुत ज़्यादा आपको चाहिए नहीं होता अगर आपने ट्रेनिंग करनी है। मैट्स की ज़रूरत में अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ये कि तकरीबन मेरे क्लब में तो हर चीज़ मेरे पास दस्तयाब है, और फिर अपनी ज़ाती खर्चे से भी मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो खुद के लिए अपने लिए ली हैं, ताकि मैं ट्रेनिंग में आसानी हो सके मेरी। बाकी जिम वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, ट्रैक हो गया, ये तो फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और जिम वगैरह हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों, जिनको एक्सेस करता हूँ मैं, इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे तो मौजूद होती हैं, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद नेशनल कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होता हूँ, तो वहाँ पे फिर मसाइल फेस करने पड़ते हैं हम लोगों को, कि किसी दिन किसी और टीम का शेड्यूल होता है, हमारा शेड्यूल क्लैश करता है, जिम में हम लोगों को दस्तयाब नहीं होता, या कभी ट्रेनिंग इक्विपमेंट में कमी होती है, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं अवेलेबल होता, इस तरह की चीज़ें हम लोग को वहाँ फेस करनी यार पड़ती इतना हैं। बड़ा हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बनवाया, उसका ये हाल, अक्सर सारे एथलीट्स इसकी बात करते हैं। अच्छा, समझते नहीं है कि यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपके कम से कम इतने मल्टीप्लेक्स तो होने चाहिए कि उसमें हर चीज़, हर, अगर 4 टीमें ठहरी हैं तो 4 टीम्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है, बड़े बड़े ग्राउंड्स भी हैं, तो क्यों नहीं मशीनरी और जिम, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। और आपने कौन से बड़ी बहुत बड़े ट्रैक्टर शैक्टर चाहिए होते हैं, यही मशीनरी चाहिए होती है। ये अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है कि इस पे तवज्जो दें, और वो कि इस इन मसाइल को देखें कि वहाँ पे एथलीटों को एक से ज़्यादा टीम, मुझे तो जो है क्या नाम है उस चीज़ का, 2-4 टीमें अगर आ जाती हैं तो इसमें फिर प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्विप्ड ही नहीं है इतना कि वो इसको हैंडल कर सके। फिर दीगर टीमों इंडिविजुअल टीमों को भी सपोर्ट करनी चाहिए कि जिन जिन टीमों के पास इक्विपमेंट का मसला है, या जिनके पास जो है वो स्पेस का मसला है, उनको आप अकोमोडेट करें, उनको आप सपोर्ट करें। अच्छा, ये बताएं हमजा, यहाँ पर पसंद नापसंद का बड़ा मसला है, कभी फेस किया है ऐसा? गेम आप बात करें कि फेवरेटिज्म की बात कर जी रहे हैं? बिल्कुल।
अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जहाँ तक मेरा अपना केस है ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरिट के ऊपर ही गए हैं जहाँ भी खेला है। तो और ये कि परफ़ॉर्मेंस आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की खुद बोलती है। तो ये हम्म। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जी फ़ेवरेटिज़्म जितना भी हो अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है ना वो लाजवाब कर सकती है सबको, तो फिर वहाँ पे फ़ेवरेटिज़्म का कोई जवाज़ रहता नहीं है। अच्छा ये बताएं हमजा, आपकी स्पोर्ट्स को छोड़ें, चले ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस आपकी नज़र भी आ रही है, एक एथलीट के लिए फेवरेटिज्म ये कितना तबाहकुन हो जाता है जब कोई बेचारा इतनी में, आपकी स्पोर्ट्स नहीं किसी भी स्पोर्ट्स की बात करूं, तो आप चूंकि खुद एथलीट हैं, कितना तबाह कर देता होगा, कितना तोड़ देता है एथलीट को। फ़ेवरेटिज़्म तो ऐसी चीज़ है कि वो आपको आपकी स्पोर्ट्स को बिल्कुल जिस तरह ये कि वो आग लगा दें आप किसी चीज़ को, तो वो उसको उस तरह भी ख़त्म गिरा सकती है बिल्कुल ही। क्योंकि वो अगर स्पोर्ट्स का मतलब ही मेरिट है क्योंकि जो जीतता है असल में फर्स्ट वही आता है, सेकंड वही होता है जो सेकंड होता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को आप डिनाई कर रहे हैं और जो हकदार नहीं है उसको आप जो जिसका हक है उसको आप उसका हक नहीं दे रहे, तो फिर वो चीज़ जो है वो ख़राब ही होगी। हम्म। एंड वो एथलीट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो सकता है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्लेयर गेम ही छोड़ सकते हैं इस चक्कर में कि जी उनको उनके खिलाफ क्योंकि फेवरेटिज़्म हो रही हो, तो वो फिर अपॉर्च्युनिटी नहीं देखेंगे कहीं या ना उनके पास मोटिवेशन होगी तो वो डिसकंटिन्यू कर देंगे गेम को। ये बहुत ज़्यादा होता भी रहा होगा पास्ट में। क्रिकेट में ही आप देख लीजिए कितना होता है। बिल्कुल सही बात है। एंड उसके अलावा ये कि दूसरी चीज़ ये कि फेवरेटिज़्म के साथ-साथ रॉन्ग माइंडेड अप्रोच जो होती है यानी कि जी हम्म। मिसाल के तौर पे कि एक प्लेयर एक एक कॉम्पिटिशन में अच्छा नहीं खेला, हमने कहा जी ये तो फारेग है इसको आप निकाल दीजिए। तो यानी कि दुरुस्त अप्रोच ना रखना कि जी कांस्टेंट चेंज करना प्लेयरों को या मतलब ये कि लोगों के साथ जो है वो डील अच्छा नहीं करना। जिस तरह प्लेयरों को आपको जिस तरह मैंने मिसाल दी कि कोई अगर एक प्लेयर एक आधे कॉम्पिटिशन में उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसको बोला कि ये तो किसी काम का प्लेयर नहीं है, इसको आप रिमूव कर दें, इसकी जगह किसी और को ले आएँ। फिर उसके साथ भी आप यही करें। तो इस तरह की जो अप्रोच है ये हो गया, फेवरेटिज्म हो गया। ये जो है ना ये टीमों का स्पोर्ट्स का बर्बादा कर देती है बिल्कुल ही। बहुत अच्छा बोला ये बात आपने, और वाकई में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है कि हम शॉर्ट टाइम पे एक प्लेयर को बड़ा प्रेस करते हैं और शॉर्ट टाइम के बाद जैसे ही उसका किसी एक बेचारे का कोई इवेंट अच्छा ना लग जाए, उसको उठा के नहीं जी इसको तो रिप्लेस करें, दूसरे को लाएं, हालांकि वो काबिल होता है। कोई एक आधा इवेंट भाई फॉर्म की बात है, जैसे क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है, कोई एक प्लेयर का कोई सीज़न अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो प्लेयर बहुत अच्छा है, उसके स्किल्स अच्छे हैं, तो उस पर अब ज़रा स्किल्स पर भी बात करेंगे, इंजरीज़ पर भी करेंगे, और सबसे अहम बात, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए मेडिकल फैसिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है। क्रिकेटर्स बाहर चले जाते हैं, उनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप पर भी बात करूंगा, कितना कुछ फेस करना पड़ता है स्पॉन्सरशिप के हवाले से, और रोल ऑफ फेडरेशन टुवर्ड्स प्लेयर्स ये कितना ज़्यादा है। वापस आते हैं ब्रेक से, यही सारे सवाल करते हैं। अच्छा ज़रा बात करेंगे अब फेडरेशन के हवाले से भी। 1960 से पाकिस्तान में ये फेडरेशन काम कर रही है। ओरिजिनल मास्टर्स ऑफ टेक्वांडो ने इसका बेड़ा दिया, साइन हुए ये टास्क, और फिर 1980 में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी हिस्सा बन गए, ऑफिशियली हिस्सा बन गए, यानी उसके बाद से आप ओलंपिक्स का भी हिस्सा बन सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और बाकी दीगर गेम्स में जहाँ जहाँ पर टेक्वांडो की पार्टिसिपेशन होती है। हमजा सईद हमारे टेक्वांडो चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। अल फजर 33 ओपन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया ईरान में, और इसके अलावा बेशबहा इनामात और मेडल्स रखते हैं। पाकिस्तान में नेशनल गेम्स में भी गोल्ड उठाकर बैठे हैं और बड़े शानदार प्लेयर हैं। अच्छा हमजा, अब ज़रा बात करें हम अगर इंजरीज़ के ऊपर, इंजरीज़ इस गेम का हिस्सा हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं, हालांकि ये गेम को अगर हम देखें तो इसमें बड़ी सेफ्टी मेजरमेंट्स भी लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद गेम ऐसी है कि इंजरीज़ इसका हिस्सा बन जाती हैं। कितनी कोई सीरियस इंजरी कभी किसी नौयत की हुई हो आपको, कुछ शेयर करना चाहें ऐसी बात। जी, जी, मुझे कई दफ़ा इंजरियाँ हो चुकी हैं, बल्कि फ़िलहाल भी एक इंजरी के साथ ही डील कर रहा हूँ। लोअर बैक में मेरी इंजरी हो गई थी पिछले दिनों, तो उससे पहले मेरी नी में 2 दफ़ा इंजरियाँ हो चुकी हैं मुझे, एंकल में मेरी इंजरी हो चुकी है। तो इंजरी का जो ये है कि असल में इसके लिए रिहैब प्रोफ़ेशनल्स बहुत होना ज़रूरी है, कोई स्पोर्ट्स रिहैब कि जो प्रोफेशनल होते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं इनके पास कंसल्टेशन करें और ये आपको ट्रीटमेंट दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ अव्वल तो फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स वगैरह में, लेकिन ये क्या वो कोई ख़ास उनका स्पोर्ट्स के साथ इतना कोई यानी कि जिसको कोई हम्म। एक्सपीरियंस होता नहीं है। और दूसरा ये कि क्या नाम है किसी ख़ास यानी कि कोई ख़ास अभी एक्सप्लेन किस तरह करूँ मैं आपको, ये कि उनकी सर जो मैं आपको ये एक्सपीरियंस होती है बताऊँ, ना स्पोर्ट्स मैं के अगर इसको एक्सप्लेन कर दूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है हमज़ा कि हमारे यहाँ ना
प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज के मेडिसिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे बहुत पास ऑर्थोपेडिक्स में भी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक के ज़रूर हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की जो इंजरीज हैं वो डिफरेंट नौइयत की होती हैं। उनको फास्ट ट्रैक पर ठीक करना होता है, प्लेयर को वापस ट्रैक पर लाना हाँ, होता है, उसको उसके बिल्कुल। 8-10 महीने के लिए नहीं छोड़ना, उसको 2-3 मंथ में वापस हमने प्रैक्टिस पे। यहाँ तो कहते हैं जी स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई, वो कहते हैं बैठे रहो 1 साल, आपने हिलना नहीं है, खेलना नहीं है। जी, बिल्कुल। स्पोर्ट्स प्रोफ़ेशनल्स जो है ना, यानी कि स्पोर्ट्स डॉक्टर्स हो गए, वो तो फिर भी चंद हैं, और स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट की भी बहुत कमी है। और ये क्या, आपकी जो फिर रिहैब प्रोफ़ेशनलिस्ट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपी जो करते हैं आपकी, वो इस लेवल के कम है जी, क्योंकि आम एक शख्स की जो फिज़ियोथेरेपी होती है और एक स्पोर्ट्स प्लेयर की फिज़ियोथेरेपी होती है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों में जो है ना, कमी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से फिर ये कि एक इंजरी प्लेयर की पाकिस्तान में भी, और पता नहीं और कंट्रीज़ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में ना, एक प्लेयर की इंजरी जो 3 माह का टाइम रखती है, लेकिन वो 6 माह खिंच जाती है, हम्म। या वो सही तरह कभी ठीक होती नहीं है, और वो बस चल रहा होता है काम। इसकी वजह यही होती है कि जो आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते इस हवाले से कि जी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ किस तरह फिज़ियोथेरेपी करनी है, एंड उनको किस लेवल पे उनकी बॉडी को तैयार करना है। क्योंकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर जो होता है, किसी भी गेम का क्यों ना हो, उसकी बॉडी पे जो स्ट्रेस गुजरता है, वो एक आम शख्स की बॉडी पे नहीं गुजरता। बिल्कुल सही है। लिहाजा उसकी बॉडी को भी उतना तैयार होना पड़ता है कि वो स्ट्रेस को दोबारा हैंडल कर सके और इंजरीज को दोबारा ना हो। अच्छा, फिर कुछ मेडिसिन का भी बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है वैसे मेडिसिन बताने वाले भी नहीं है, क्योंकि अब तो डोपिंग शोपिंग के बड़े मामले हैं। तो मेडिसिन का बताना कि कब आपने लेनी है, कौन सी मेडिसिन है जो ममनुआ है, खुद से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का भी बड़ा दौर है। तो कितना बचते हैं आप इससे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कि मैं अपनी डिग्री भी परस्यू कर रहा था पहले स्पोर्ट्स साइंस में, फिलहाल नहीं कर रहा। तो उसके अलावा वैसे भी मैं इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं ऑनलाइन जो आपकी वाडा की लिस्ट होती है उसको पढ़ बैठ के स्टडी करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कंज्यूम की या कर रहा हूँ जिसकी वजह डॉक्टर ने कोई ऐसी चीज़ ना लिख दी हो अनजाने में, जिसको खुद ना पता हो डॉक्टर को कि ये चीज़ डोपिंग लिस्ट में आ सकती, तो वो तो केयरफुल रहता हूँ इस हवाले से मैं। लेकिन बहुत सारे प्लेयर, ज़्यादातर बहुत सारे क्या, तकरीबन सारे ही प्लेयरों को, किसी को तो नहीं मालूम होता कि वो कौन सी चीज़ है जो डोपिंग लिस्ट में आ सकती है, नहीं आ सकती। ये फिर जो टीम के साथ अगर कोई डॉक्टर हो, जो कि अमूमन नहीं होता, बल्कि मेरा ख्याल है होता ही नहीं है, उनका काम होता है कि होता ही वो नहीं है, अगर ये कोई ठीक है, मेडिकेशन होता ही नहीं है। वैसे एडमिनिस्ट सही बात तो ये कि होता ही नहीं है। वो आपके कोचेस ट्रेनर्स ही हाँ बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर। इसमें जी। फेडरेशन का कितना रोल है हमजा, इस टुवर्ड्स दिस थिंग, कि यार ये चीज़ें फेडरेशन में कोई है ऐसा मैकेनिज्म के आपको बताते हो? फेडरेशन ने, पीएसबी भी कभी कभी आपके सेमिनार कर देती है डोपिंग के, लेकिन उसके अंदर खास कुछ वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचाते नहीं है, क्योंकि एक तो प्लेयर्स के एजुकेशन लेवल का भी थोड़ा सा इशू होता है कि उनको किस तरह ये चीजें एक्सप्लेन की जाए। दूसरा, लेकिन साथ साथ में ये भी जरूरी है कि वो थर तरीके से, यानी कि एक प्रॉपर, अगर आपने प्लेयरों को एक्चुअली समझाना है कि डोपिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो आपने प्रॉपर तरीके से उनको समझाना है कि डॉक्टर जो आपको बताएगा आपने उससे पूछना है, और फिर आपने उसके साथ कम्युनिकेशन रखनी है, ख्वाह वो स्पोर्ट्स डॉक्टर ना हो, किसी और मसले के लिए आप डॉक्टर के पास गए हो, लेकिन आपने उस चीज़ को कम्युनिकेट उसको तरीके से करनी कि ये लिस्ट है मेरे पास, मुझे तो नहीं पता इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी, लेकिन आप डॉक्टर हैं तो आप कम से कम इसको स्टडी करके देख सकते हैं कि जिसमें ऐसी कोई मेडिकेशन मैं ना दे रहा हूँ पेशेंट को जो डोपिंग में आ जाए। अच्छा, तो ये चीज़ यानी कि सेमिनार्स में, और मतलब ये कि जो एजुकेशन होती है प्लेयरों की, उसमें कम्युनिकेट करना, कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है प्लेयरों के यार लिए। ये बताएं, अपना लेफ्टिनेंट कर्नल राजा वसीम साहब हैं आपके प्रेसिडेंट, तो कितना फाल है ये जी जी आपकी जी। आपकी ये जो फेडरेशन है ये कितनी फाल है? प्लेयर्स के साथ खास तौर पे इंटरेक्शन पूरा साल रहता है या सिर्फ इवेंट्स बेस्ड है? फाल समझा नहीं मैं आपकी बात, सॉरी। मतलब कितनी एक्टिव है आपकी, कितनी एक्टिव है ये फेडरेशन के प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन पूरा साल रखते हैं जो चैंपियंस हैं या जिन्होंने जाके जी। आगे चैंपियनशिप में हिस्सा लेना होता है, या फिर सिर्फ इवेंट बेस्ड कांटेक्ट होते हैं? नहीं, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटरेक्शन जो है ना, वो दीगर फेडरेशनों से बहुत अच्छी है, इस हवाले से कि कर्नल वसीम साहब जो हैं वो, और मतलब बाकी जो फेडरेशन के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, इस हवाले से कि क्या नाम है, साल भर चूंकि वो कैंप हमेशा जो है हमारा कोशिश करके लगा हुआ होता है, ताकि हम लोग साल भर ट्रेनिंग के अंदर रहें, तैयारी में रहें।
तो उनका इंटरेक्शन तकरीबन साल भर रहता है प्लेयरों के साथ, और ये जो है वो दीगर फेडरेशनों से इस मामले में बहुत बेहतर है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक कोरियन स्टाइल इस पे ज़्यादा हावी है टाइक्वांडो पे। तो क्या इसके हम्म। किस तरह से देखते हैं आप लोगों के यहाँ जो जितने हमारे ट्रेनर्स या कोचेज़ हैं वो सब सर्टिफाइड हैं इसी स्टाइल के साथ कोचिंग करने के लिए? देखिए, वो मार्शल आर्ट चूंकि कोरियन है, तो वो उसकी कुछ सर्टिफिकेशन देनी होती है, कि एक तो डांस सर्टिफिकेशन बेल्ट की, वो तो आप उसके बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके हम्म। अलावा कोचिंग कोर्स होता है, वो आपको कंपटीशन में ज़रूरी होता है उसमें बैठने के लिए। बाकी ये है कि क्या नाम है, जहाँ तक तो आप लोकल लेवल क्लब और सूबाई लेवल की कोचेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी गैप है नॉलेज में, क्योंकि ये लोग अभी तक उन्हीं तरीकों पर चल रहे हैं जो उनको 30-40 साल पहले सीखे थे। और अ, वो काफ़ी हद तक तो ठीक है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें मसाइल वहाँ पे आते हैं कि जी जो अपने प्लेयरों पे सही तवज्जो नहीं देते लोग, और उनकी जो मिस्टेक्स हैं, बेसिक गलतियां हैं, उनको दुरुस्त नहीं करते। तो उसकी वजह से फिर ये कि आगे जाते जाते प्लेयरों को बहुत टाइम लग जाता है, और फिर उसके बाद जब तक वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं, उनकी उम्रें भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी गलतियां करेक्ट करते करते सही। बहुत टाइम लग जाता है। तो और वो सर्टिफिकेशन इसकी एज सच उस तरह नहीं होती, लेकिन जो एक्सपीरियंस एंड जो साथ में नॉलेज आप सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेमिनार से, और जो आप बाहर कैंपों से सीखते हैं, उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपने प्लेयरों के साथ, लोकल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, तो आपके प्लेयर्स आगे कभी बढ़ नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग का जो पैटर्न है उसको अपनाया जाए, और जो गलतियां हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसको उस सतह पे लाने की कोशिश की जाए। अच्छा हमजा, एक टाइम आया डिपार्टमेंट्स भी बंद हो गए तो काफ़ी अरसा प्लेयर्स को बड़ी परेशानी रही। कैसे देखा इस टेन्योर को आपने? आपको तो आर्मी मिली तो अच्छा डिपार्ट है, चल रहा है मामला। और कब मिला डिपार्ट आपको? और काफ़ी तो प्लेयर्स आपके साथ ही ऐसे होंगे जिन्हें बेचारों को डिपार्टमेंट मिल ही नहीं पाया। जाहिर है डिपार्टमेंट भी लिमिटेड खपत कर सकता है। वो मैं उस वक्त आर्मी में आया नहीं था, उस वक्त तक मैं सूबे सिंध की तरफ से खेलता था उससे पहले। जो मेरे दोस्त वगैरह थे, उनको कईयों को मसाइल हुई कि जिनकी परमानेंट जॉब्स थी, उनको भी बोला गया कि जी अब आप या तो जॉब कीजिए। कई डिपार्टमेंट ने उनको कह दिया। कईयों ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स रखे हुए थे, जिनको परमानेंट कईयों को नहीं भी किया हुआ था, उन्होंने अपनी टीम से डिस्बैंड कर दी पूरी स्पोर्ट्स की। जिस तरह रेलवेज की मिसाल है, और टाइकोंडो की, और दीगर उस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। तो यानी कि उसका मसला ये है कि फिर जो प्लेयर्स खेल रहे थे उन टीमों की तरफ से, उनके पास एकदम से फिर कोई रोजगार ही नहीं थी। तो ये बड़ा मसला हुआ था बीच में। अब जब से दोबारा बहाल हुआ है, तो इसके बाद से कि प्लेयरों के लिए एक सहारा है, एक आसानी है, कि वो कम से कम अपनी जो ट्रेनिंग है वो सुकून से कर सकते हैं। आपको डिपार्ट कब मिला हमजा? मैं आर्मी में 2022 में आया हूँ। ओके, जब आप नेशनल चैंपियन बने या उससे पहले? नहीं, तब मैं नेशनल चैंपियन बना आर्मी में आके। उससे पहले मुझे इन्होंने ऑफर की थी 2021 में, लेकिन उस वक्त कोई नेशनल हो ही नहीं फिर हमारी, लिहाजा फिर मैं आ नहीं सका। ठीक है। अच्छा ये बताएं, डिपार्ट में आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा लाइफ में कि बेहतरी आई? ज़ाहिर है हर स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है ना कि ज़रिया मौज भी तो हो, कुछ कमाएंगे, खाली खेल तो नहीं सकता वो। जाहिर बात है, मैं हूं या कोई भी दीगर प्लेयर हो, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से सब आते हैं। तो कईयों को मुश्किल होती है, कईयों को आसानी होती है पहले से ही। फैमिली बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग होता है, तो उनको सपोर्ट होती है घर से। कईयों की नहीं होती, तो ज़्यादातर की नहीं होती। या और इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको जो सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियल, आपको जो आपका डिपार्ट देता है, वो जो है एक तो आपके लिए जरिया है, यानी कि जो भी आपकी ज़रूरियात होती हैं, जो आपको आपकी नेशनल फेडरेशन या आपको स्पोर्ट्स बोर्ड कवर नहीं करके देता, वो आप उसके ज़रिए पूरी कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपनी फैमिली को बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी उनके लिए एक ज़रिया माश बनता है, और वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि जो आपका मोटिवेशन मिलता है, अगर आपका डिपार्ट आपको कोई कैश अवार्ड देता है, आपको अप्रिसिएशन करता है आपकी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि किसी इंटरनेशनल इवेंट में आपने मेडल लिया या नेशनल इवेंट में मेडल लिया, तो जो आपको आपका डिपार्ट अवार्ड करता है उसके लिए, वो प्लेयरों के लिए मोटिवेशन बनता और है कि फिर वो मजीद मेडिकल कंटिन्यू कवर करें, भी मजीद अच्छा हमजा, खेलें। मेडिकल कवर भी ना काफ़ी बेहतर हो जाता होगा। मेडिकल कवर इंजरीज में, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है स्पोर्ट्समैन का यही है कि उसको खुद इलाज करवाना पड़ जाता है।
जहां तक आम मर्जों की बात है उसमें तो कोई इतने मसले की बात नहीं है। जब स्पोर्ट्स रिलेटेड मसले, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो फिर वो तो हमारे अभी इस पर डिस्कशन हुआ ही था कि पाकिस्तान में ओवरऑल इसके हवाले से सहूलियात बहुत कम है। सही बात है। लेकिन डिपार्टमेंटों के हवाले से फिर भी कुछ हद तक बेहतरी है इसमें कि जी अच्छा, अब आते हैं फोर्सेस ऊपर स्पॉन्सर मैं पे। कह सकता सर हूँ। स्पॉन्सर, हमजा स्पॉन्सर्स का क्या सिचुएशन होती होगी जब इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना होता है? स्पॉन्सर्स तो बड़ा मसला होता है, पैसे की कमी तो हर चीज़ को परेशानी का शिकार कर देती है। जी स्पॉन्सर फिर ये कि जहाँ तक हुकूमत की कंट्रीब्यूशन है वो तो कम ही होती है, ज़्यादातर वो गेम्स पे ही आती है कि बस, उसके अलावा तो कम ही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। बाकी प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जो ताइक्वांडो को करती है स्पॉन्सर पाकिस्तान में, इनका काफ़ी रोल रहा है इसमें। और उसके अलावा दीगर प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं जब किसी ने इंटरनेशनल इवेंट खेलना होता है उस पर लोग करते हैं फिर। तो ये मेनली प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के जरिए जो है फिलहाल, यानी कि जो आपकी ताइक्वांडो हो गई या और कोई स्पोर्ट्स हो गए इस तरह के, वो ही रिलाई करते हैं मेनली, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो है वो इतनी खास सपोर्ट है नहीं फिलहाल। सही बात है, वो तो जब कैंप्स लगते हैं तो उसकी फैसिलिटी हम भी देख लेते हैं, हो ना होने के बराबर होती है। बिल्कुल लास्ट में हमजा, एजुकेशन कितना रोल प्ले किया आपकी लाइफ में एजुकेशन ने? जैसे कि आपने बताया भी कि आप स्पोर्ट्स साइंसेज में डिग्री कर भी रहे थे, अगर बताना चाहें क्यों रोकी डिग्री या क्यों छोड़ी? फिलहाल तो पॉज पर है क्योंकि मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है इसको कंप्लीट करने का। तो बाकी ये है कि एजुकेशन चूंकि ऐसी चीज़ है कि आपको जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस देती है जो आपको पहले नहीं थी। आपको जब एजुकेशन होगी आपके पास वो एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है, पढ़ने लिखने की नौहा होती है कि आप अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़ सकें, खुद से खुद अपने आप को मजीद एजुकेट कर सकें। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, और जितना इंसान एजुकेशन ज़िंदगी भर हासिल करता रहे ना उतना ही उसके लिए अच्छा है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, प्लेयर ना हो। और प्लेयर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि वो अपने आप को जो है अवेयर कर सकता है फिर उन चीज़ों के बारे में जिसकी उसको कमी हो, या जिसको उसकी जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है उसको मिल नहीं रही हो, कम से कम उसको इस चीज़ का भी शऊर हो सके और फिर वो आगे कन्वे कर सके कि जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है बतौर प्लेयर। कोई और ज्वाइन उसके करना चाहे और हमजा, बेशुमार फ़ायदे टेक्वांडो हैं। कोई आना चाहे तो क्या कहेंगे? रास्ते खुले हैं, आना चाहिए, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए, रोजगार के साथ साथ गेम भी करने को आसानी है, मिल जाएगी? जहां तक तो गेम की अब बात है, मैं तो यही कहूंगा कि क्रिकेट ज्वाइन कर लें। लेकिन लेकिन अगर किसी का शौक है और कोई अपने आप को इतना अच्छा समझता है कि वो कर सके, तो मार्शल आर्ट्स ऐसी चीज है कि वो आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करती है। वो कोई भी मार्शल आर्ट हो, टाइक्वांडो हो, वुशु हो, किक बॉक्सिंग हो, जूडो। तो मैं इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ कि मार्शल आर्ट्स में लोगों को जो है ना अपने बच्चों को डालना चाहिए और लोगों को खेलना, उनमें कम्पीट करना चाहिए मार्शल आर्ट्स के अंदर। बेशक प्रोफेशनली ना करें लेकिन हेल्थ के लेकर कर लें और फिटनेस को लेकर कर लें। बिल्कुल करना चाहिए, उस तरह भी करना चाहिए, और जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम प्रोफेशनली कर सकते हैं उनको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। और अगर हालात या कोई ऐसी दीगर चीज़ जो है उनको इसके लिए रुकावट का बायस बने तो एक अलग बात है, लेकिन इंसान को ट्राई ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये इस तरह के गेम्स हैं कि जिनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती। एंड अगर आप इसमें compete करेंगे, अगर आप इसमें यानी कि हिस्सा लेंगे, तो चांसेस बढ़ते हैं फिर कि कंट्री का नाम कोई रोशन करे बाहर जाके, और कोई जो है आगे मजीद इसमें कुछ अचीव चलें, करे हम बड़ा। दुआ गो हैं हमजा, आप जाएं हमारे लिए ओलंपिक से भी मेडल लाएं, जैसे आप ईरान से लेकर आए हैं, दुनिया भर से हमारे एथलीट्स हमारे लिए मेडल लाए। बहुत शुक्रिया हमजा सईद, नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियन भी और अभी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल किया, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल गुफ्तगू एक एथलीट उसकी ज़िंदगी पर करने की कोशिश की, जिन मुश्किलात का वो सामना करते हैं, जिन परेशानियों का करके वो हमारे लिए मेडल्स लेकर आते हैं, जिन फैसिलिटीज़ के तहत वो ट्रेन होते हैं, वो सारों पर हमने की बात। हमजा का भी शुक्रिया, आपका भी नाज़रीन बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।